नमस्कार बच्चों। फैक्टल फ्रंटियर मैथ्स के इस सफ़र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रविंद्र सिंह और मुझे पूरा विश्वास है कि आप रीजनल एनालिसिस की सबसे जादुई उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। ज़रा याद कीजिए कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। हमने एक वास्तविक संख्याओं को एक अनंत लंबी रेलगाड़ी के थ्रू हमने देखा था और हमने ये देखा था कि जो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं उसमें क्या होते हैं, अनुक्रम के पद होते हैं। तो इसीलिए पूरी जो हमारी कंप्लीट एक इन्फानाइट लेंथ की जो रेलगाड़ी है उसको हमने एक सीक्वेंस का नाम दिया था और उसी रेलगाड़ी के थ्रू हमने पूरे सीक्वेंस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने देखा था कि जो रेलगाड़ी के जो रुकने की जगह है उसके बारे में हमने देखा था। तो अगर सीमा बिंदु हमने देखा था कि वह ऐसा स्टेशन जहाँ पर वो जो ट्रेन है वो बार बार होकर उसी स्टेशन से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऐसा स्टेशन जहाँ से रेलगाड़ी अनंत बार होकर गुजरती है, तो वह बिंदु या वह स्टेशन आपका क्या कहलाता था, लिमिट पॉइंट कहलाता था, सीमा बिंदु कहलाता था। फिर हमने सीमा बिंदु के लिए एक प्रमेय देखी जिसे कहते हैं बोल्जानो वाइस्ट्रोस थ्योरम। तो बोल्जानो वाइस्ट्रोस थ्योरम में क्या कहा था कि अगर कोई रेलगाड़ी दो पक्की दीवारों के बीच में कैद है तो उसे मजबूरी में किसी ना किसी एक स्टेशन से होकर गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि वो बिंदु उसका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। और क्लास के लास्ट में हमने देखा था कि ये लिमिट जो होती है, सीमा, वो क्या होती है। तो लिमिट एक कोई आम स्टेशन नहीं है, ये वह आखिरी टर्मिनल है जहाँ पर आपकी जो ट्रेन है वो लगभग रुक सी जाती है। तो किसी निश्चित समय N0 के बाद आपकी रेलगाड़ी के सारे डिब्बे जो है हमेशा एक स्टेशन xn-l < में कैद हो जाते हैं। तो इस L को हमने कहा था लिमिट और इसको डिनोट किया था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn या फिर लिमिट xn से। क्लियर है, तो यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम इसी टर्मिनल के आधार पर अपनी रेलगाड़ियों का वर्गीकरण करेंगे। अलग अलग प्रकार की रेलगाड़ियाँ किस किस क्लासिफाई करेंगे कि रेलगाड़ियाँ कितने प्रकार की हो सकती है। साथ ही हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा कोहरा घना है, कोहरा घना मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बे और रेलगाड़ी के पद जो हैं बिल्कुल डेंस हो जाए और वहीं पर आपका रेलगाड़ी रुक सी जाती है, तो इसको हम घने कोहरे से हम मान लेते हैं कि अगर कोहरा घना है तो हमें टर्मिनल दिखाई नहीं भी दे रहा है तो भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये रेलगाड़ी जो है रुकेगी या नहीं। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इससे पहले एक हिस्ट्री की मज़ेदार बात आपको बताते हैं कि 18वीं शताब्दी के जो महान गणितज्ञ थे लियोनार्डो आयलर, आयलर का नाम आपने सुना होगा। तो वो क्या कर रहे थे, अनंत सीरीज और सीक्वेंस से उनको खेलने का बहुत शौक था। वो उनके बारे में स्टडी करते थे और नए नए पैटर्न्स निकालते थे। उस समय तक गणित में कन्वर्जेंस का कोई पक्का नियम नहीं था, लेकिन यूलर ने एक सीक्वेंस लिया जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, +-1, और उन्होंने गणितीय कलाबाजियाँ दिखाकर मैनिपुलेशन कर कर ये साबित कर दिया कि इनका जो योग होता है वो कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। लेकिन बाद में 19th सेंचुरी के जो मैथमेटिशियन थे जैसे कि नील्स हेनरिक एबेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अपसारी अनुक्रम और श्रेणियों का इस्तेमाल करना एक इन्वेंशन ऑफ द डेविल, शैतान का आविष्कार है। अगर हम बिना ये चेक किए कि आपकी जो अनुक्रम है या श्रेणी है वो कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि अभिसारी नहीं है, तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि वो उसका जो सम है वो किसी मंजिल के ऊपर पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी। तो बिना अभिसारी चेक किए हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में कोसी और आबेल ने ये ठान लिया कि रियल एनालिसिस को इस शैतान के चंगुल से बचाना है। उन्होंने कई नियम बनाए कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, उसी के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि वो एक निश्चित मंजिल पर पहुंचेगा अथवा नहीं पहुंचेगा। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं मंजिलों की बात करेंगे, अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करेंगे सीक्वेंसेस को कि कितने प्रकार के आपके सीक्वेंस होते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। ऑलराइट, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारा अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो हम लिमिट की एग्जिस्टेंस के आधार पर सीक्वेंस को क्लासिफाई करेंगे। तो मैथमेटिकली पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद में हम उसको समझते हैं। ऑलराइट, तो हम हमारी हेडिंग डाल लेते हैं, अनुक्रम का अभिसरण। अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस की आपका जो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सीक्वेंस कन्वर्जेंस लिख सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस दोनों ही लिख सकते हैं। तो मैं
कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस लिख देता हूँ। क्लियर है। अब हम हमारा फर्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं अभिसारी अनुक्रम। तो 3 भागों में हम स्टडी करेंगे। पहला अनुक्रम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के पीछे हम भागेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो अभिसारी अनुक्रम यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस सिंपल सा ये है कि अगर आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है तो सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि कोई वास्तविक अनुक्रम, रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम जो है अभिसारी, पहले एक्सएन लिख लेते हैं अनुक्रम को नाम दे दिया एक्सएन, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि इसकी जो सीमा होती है, लिमिट, वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, परिमित होती है। किसी फिक्स नंबर को, फाइनाइट नंबर को जाकर ये कन्वर्ज करता है, फाइनाइट होती है। या फिर अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वो जो लिमिट की डेफिनेशन है उसी को यहाँ पर लिख देते हैं कि अनुक्रम एक्सएन जो है किसी परिमित वास्तविक संख्या, फाइनाइट रियल नंबर, वास्तविक संख्या एल को अभिसरित होता है, अभिसरित होता है। कब होता है, यदि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए हमें, एक धनात्मक पूर्णांक n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो ये आपका क्या कहलाता है, सीक्वेंस जो है किसी वास्तविक संख्या l को अभिसारी कहलाता है, या फिर सीक्वेंस क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। तो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट कब होता है, जब बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, उसकी लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। तो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। ऑलराइट। इसके बाद में अगर हम दूसरे टाइप के सीक्वेंस की बात करें तो उसको बोलते हैं अपसारी अनुक्रम। एक होता है अभिसारी अनुक्रम और एक होता है अपसारी अनुक्रम यानी कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन परिमित नहीं होती है, यानी कि क्या होती है, इनफाइनाइट लिमिट होती है। तो यदि किसी वास्तविक अनुक्रम की सीमा, यदि किसी वास्तविक अनुक्रम की जो लिमिट है वो परिमित नहीं है, परिमित नहीं है, या फिर यानी कि अर्थात प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो वह अनुक्रम आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट कहलाता है। वह अनुक्रम क्या कहलाता है, अपसारी अनुक्रम कहलाता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपसारी अनुक्रम, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन लिमिट जो है वो या तो प्लस इन्फिनिटी होगी या फिर माइनस इन्फिनिटी होगी। अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात एक्सएन जो है एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अपसारी अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि xn इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यानी कि एप्सिलॉन यहाँ पर कन्वर्जेंस के केस में, हम लिमिट के केस में एप्सिलॉन को छोटे से छोटा नंबर मानते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस के केस में एप्सिलॉन जो है वो बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह कोई नया नंबर चूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो k, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा छोटे नंबर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को हम रिप्लेस कर देंगे k से। तो फिर से देखते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है एक अपसारी अनुक्रम कहलाता है यदि
प्रत्येक वास्तविक संख्या k ग्रेटर देन 0 के लिए, अब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो उस k के लिए आपको क्या मिलेगा, एक n0 मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, कि उस सीक्वेंस के जो पद है उस फिक्स नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे n ग्रेटर देन n0 के लिए। तो फाइनाइट लिमिट में तो क्या होता है कि xn जो है वो लेस देन l होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, xn जो है वो ग्रेटर देन k होगा प्रत्येक n ग्रेटर देन n0 के लिए। तो ये आपकी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। क्लियर है? तो अगर आपको डेफिनेशन सीधी समझना है कि क्या है, तो वो क्या होगा कि अनुक्रम की सीमा जो है वो फाइनाइट नहीं होती है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होती है, तब वह अनुक्रम आपका क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस यानी कि अपसारी अनुक्रम कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसके लिए एक धनात्मक पूर्णांक हमें मिलता है n0 कि xn ग्रेटर देन k। तो ये डेफिनेशन है, तो ये आपको याद रखनी है मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब क्या प्रत्येक सीक्वेंस को हम दो ही भागों में बांट सकते हैं कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है? लेकिन नहीं, कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है का क्या मतलब हुआ कि वो एक तरीके से इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं एक जगह नहीं ठहरते हैं। जैसे कि आपका साइन फंक्शन, ये आपका भागता रहेगा, कहीं भी जाके नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार के जो सीक्वेंस होते हैं उनको बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि दोलनी अनुक्रम। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, तो उसके बाद में हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे इन सबके। तो अब हम बात करते हैं हमारे दोलनी अनुक्रम ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस की। ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस यानी कि ऑसिलेशन करेंगे, दोलन करेंगे, तो क्या होता है, तो वह अनुक्रम जो ना तो आपके अभिसारी है, ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी है, ना ही अपसारी है, उसे या दोलनी अनुक्रम कहलाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। दोलनी अनुक्रम क्या करता है, कहलाता है, ठीक है। तो दोलन जो है आपके परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है ये कि यदि अनुक्रम परिबद्ध तथा दोलनी है तो उससे क्या कहा जाता है, तो वह अनुक्रम परिमित रूप से दोलन करता है, ये लिख देते हैं। तो वह सीक्वेंस परिमित रूप से क्या करता है, ओसिलेशन करता है, दोलन करता है। जैसे साइन n आपका -1 से +1 के बीच में रहता है, यानी कि वह आपका क्या करेगा, परिमित रूप से दोलन करेगा, ओके। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड हो, अपरिबद्ध हो और दोलनी हो, तो वो क्या करेगा, अपरिमित रूप से दोलन करता है, इन्फाइनाइटली ओसिलेशन करता है, ओके। तो अब ये हमारे जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। पहला कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है कि लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। डाइवर्जेंट सीक्वेंस यानी कि लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इन्फाइनाइट होनी चाहिए, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। दोलनी अनुक्रम कहलाता है कि वह सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तो आपके क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है? ये 3 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, ऑल राइट। तो यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से हम सीक्वेंसेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है अनुक्रम का भाग्य, यानी कि अनुक्रम कहाँ जाकर खत्म होंगे, रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये जैसे ओरिजिन पॉइंट है n=1, यहाँ से हमने क्या किया, तीर छोड़ा। अब ये तीर जो है अगर आपकी किसी गोल पे लग जाता है, मंजिल के ऊपर लग जाता है, तो वह सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी कि यह अनुक्रम अपनी मंजिल L पर पूरी सटीकता से पहुंचकर स्थिर हो जाता है। गणितीय स्थिति में इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट xn = L, यानी कि फाइनाइट उसकी क्या होगी, एक लिमिट होगी। दूसरा तीर जो है वो जाके कहीं अनंत में मिल जाता है। तो ये तीर गोल पे तो जाता है, लेकिन गोल कौन सा है वो हमें नहीं पता है, यानी कि अनंत की ओर चला जाता है। तो यह लाल तीर किसी लक्ष्य पर नहीं रुकता है और तेजी से अनंत की ओर बढ़ जाता है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं मैथमेटिक्स में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn = या तो आपका प्लस इन्फिनिटी होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो या तो ये अंतरिक्ष में जाता है या फिर पाताल की गहराइयों में चला जाता है। अब
कुछ सीक्वेंस ऐसे ही हैं, जैसे ही हमने तीर छोड़ा वो कहीं ना कहीं से टकरा कर वापस आ गया, फिर टकरा कर वापस आ गया। इस प्रकार से वो क्या करेगा, एक दूसरे से टकरा कर कहीं पे रुकेगा नहीं, लेकिन वो एक दूसरे से पिंग पोंग जो बॉल होती है उसकी तरह हमेशा क्या रहेगा, झूलता रहेगा। तो गणितीय स्थिति क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दो स्टेशनों के बीच में अनंत झूला आपका इस प्रकार का बन सकता है। तो अगर हम इसको हमारा जो क्लासिकल ट्रेन का एग्जाम्पल है उसकी सहायता से देखें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कन्वर्जेंट है तो उसको हम बोल सकते हैं संस्कारी रेलगाड़ी। संस्कारी रेलगाड़ी का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी और अपने स्टेशन पे जाके बिल्कुल स्लो हो जाएगी या फिर रुक सी जाएगी, ठीक है, अनंत लंबी रेलगाड़ी। एक हमारी है बेलगाम रेलगाड़ी, बेलगाम रेलगाड़ी। तो बेलगाम रेलगाड़ी का मतलब है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जो कभी नहीं रुकती है वह या तो अंतरिक्ष में चली जाती है या पाताल में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी या फिर प्लस इन्फिनिटी में चली जाती है। तो वो आपकी जो रेलगाड़ी है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को बताती है। तो संस्कारी रेलगाड़ी आपकी कन्वर्जेंट हो गई, बेलगाम रेलगाड़ी आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब एक तीसरी प्रकार की रेलगाड़ी और होती है जिसको बोलते हैं कन्फ्यूज्ड ट्रेन, कन्फ्यूज्ड रेलगाड़ी। अब कन्फ्यूज्ड रेलगाड़ी क्या है, जो दो या तीन स्टेशनों के बीच में हमेशा एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है, उसको नहीं पता है कि मुझे इधर जाना है क्या मुझे इधर जाना है, बिल्कुल उसको पूरी तरह से वो क्या रहती है, कंफ्यूज रहती है। तो इस प्रकार का जो रेलगाड़ी है जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं वो हमारा कहलाएगा ओसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि दोलनी अनुक्रम। ठीक है, क्लियर है ये सभी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो हमने एग्जांपल साथ में नहीं किया, एक साथ हम क्लासिफाई करेंगे सीक्वेंस को कि हमारा सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ओसिलेटरी है। तो पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाद में हम कंडीशन देखेंगे कि कब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, कब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है। तो चलो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा जो सीक्वेंस है लाइक एक्शन इज इक्वल टू 1/n। ये हमने सीक्वेंस ले लिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये सीक्वेंस जो है इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0। कैसे, 1 से स्टार्ट होगा, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, 1/2, फिर आपका 1/3, 1/4, 1/5। ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और अंत में कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पर। और वैसे भी इसकी डायरेक्ट हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। तो ये 0 है, इसका मतलब फाइनाइट नंबर है। अतः जो हमारा अनुक्रम है xn क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मान लो कि आपको ये प्रूफ करना हो कि एग्जाम में आ जाएगा कि xn इक्वल टू 1/n को प्रूफ कीजिए कि अभिसारी अनुक्रम है, तो आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल हमने दिखा दिया, लेकिन ये लिमिट 0 के बराबर हुई कैसे, ये हमें इस प्रकार से एप्सिलॉन और डेल्टा से दिखाना पड़ेगा, एप्सिलॉन और n0 मेथड से। वो कैसे दिखाते हैं वो हम आराम से अभी देखेंगे बाद में, जब हम सारे एग्जाम्पल्स को एप्सिलॉन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हम केवल जो हमारी सिंपल एग्जाम्पल है, जो हम पता है कि जैसे ही लिमिट, हम फंक्शन की लिमिट जानते हैं 1/x, x टेंस टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, 0 पर। तो इसी प्रकार से n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1/n कहाँ पर जाएगा, 0 पर। इसलिए हम सिंपल इस टाइप के एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार का सीक्वेंस हो 1/2 टू द पावर n, तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो इसकी भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, अब ये आपका सीक्वेंस क्या है, 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब यानी कि 1/8। इस प्रकार से ये इस सीक्वेंस से भी ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, और कहाँ की तरफ गिरेगा, 0 की तरफ। तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कहाँ पर जाएगा, 0 के ऊपर। तो यही आपका सेम चीज़, जो आपका जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ऑलराइट, तो ये हमने एग्जांपल्स देख लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि अभिसारी अनुक्रम के। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्स एन इज इक्वल टू -n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये आपका सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n, ये किसके बराबर होगा, -इन्फिनिटी। तो लिमिट तो आ रही है लेकिन कितनी आ रही है, -इन्फिनिटी। तो ये जो सीक्वेंस है xn वो क्या रहेगा, आपका अपसारी अनुक्रम हो जाएगा। क्लियर है। तो बस लिमिट के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अभिसारी अनुक्रम है या अपसारी अनुक्रम है। और भी आप एग्जाम्पल देखना चाहो, +n ले सकते हो, n² ले सकते हो, n³ ले सकते हो, एक्सेट्रा। अगर अपसारी अनुक्रम के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि हमारा है -1 की पावर
एन, क्लासिकल एग्जाम्पल जो हम यूज़ करते आए। तो ये अनुक्रम जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कभी -1 को जाएगा, कभी +1 को जाएगा, फिर -1 फिर +1। तो किस टाइप का कंफ्यूज्ड ट्रेन है, कंफ्यूज्ड ट्रेन है, इसका मतलब ये अनुक्रम आपका क्या है, दोलनी अनुक्रम है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो, चूंकि एक्स एन की सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है, सीमा विद्यमान नहीं है, तो अतः एक्स एन एक दोलनी अनुक्रम है। अब दोलनी भी ये दो ही फिक्स नंबर के बीच में तो काउंट कर रहा है ऑसिलेटिंग, एक परिमित रूप से दोलनी अनुक्रम है, परिमित रूप से क्या है, दोलनी अनुक्रम है। ऑलराइट, इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एक एग्जाम्पल आप साइन का भी ले सकते हो, साइन एन, ये मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो ये भी आपका इसी प्रकार से दोलन करता रहेगा, फिर वापस से ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस प्रकार से अनंत बार इसका चलता रहेगा और -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो ये भी परिमित रूप से दोलनी अनुक्रम है। अब आप एक जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक एग्जाम्पल दो ऐसा जो परिमित रूप से दोलनी है। तो ये अनुक्रम भी नहीं होना चाहिए और साइन एन और कोस एन, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में प्रोवाइड कीजिए। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्स एन इक्वल टू -1n इंटू एन। ये आपका जो सीक्वेंस है ये क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर हम इस अनुक्रम को डिकोड करें तो यहाँ पर जो अनुक्रम एक्स एन है वो क्या होगा, जब एन की वैल्यू -1, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 यानी कि -1। अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, प्लस, लेकिन एन की वैल्यू 2, फिर -3, फिर +4, फिर -5, इस प्रकार से। तो अब ये जो सीक्वेंस है आपका कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये लिमिट ना तो +∞ है ना ही -∞। तो ये क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो ये आपका दोलनी अनुक्रम है और आपका जो सीक्वेंस है इधर प्लस की तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और माइनस की तरफ -∞ की तरफ जा रहा है। तो ये आपका अपरिमित रूप से दोलनी अनुक्रम है, इन्फानाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्लियर है? तो आपके पास सारे जो सीक्वेंस थे उनके एग्जांपल्स हो गए कि आपका परिमित रूप से दोलनीय अनुक्रम, अपरिमित रूप से दोलनीय अनुक्रम। अब अभी सारी सब हम हर प्रकार के आपके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। ऑलराइट, अब हम एक कंडीशन देखते हैं कि कब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और कब नहीं होता है। तो इसको हम थ्योरम के रूप में देखेंगे कि सीक्वेंस के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि किसी सीक्वेंस, एक्सन नाम दे देते हैं, एक्सन के कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा तो एल मान लिया, एल को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि, क्या है शर्त, एक तो अनुक्रम जो है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध है, तथा लिमिट पॉइंट क्या है, यूनिक है, सीमा बिंदु अद्वितीय, यानी कि केवल एक ही सीमा बिंदु होना चाहिए और सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका, बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। तो स्टेटमेंट आपका एग्जाम में थोड़ा और दूसरे तरीके से भी आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है कि अनुक्रम के एल को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, ये तो ठीक है, यही होती है शर्त, लेकिन साथ में स्टेटमेंट और भी दे सकता है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपका n0 बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट करेगा कि xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो इसका मतलब क्या है, xn l को अभिसृत करता है। तो ये अगर अलग से एक्स्ट्रा में और दे रखा है तो उसका कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम आवश्यक प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इसको हमें प्रूफ करना है। तो नेसेसरी कंडीशन यानी कि आवश्यक प्रतिबंध, तो आवश्यक प्रतिबंध में हम ये मान लेते हैं कि आपका जो अनुक्रम है वो एल को अभिसृत होता है। तो हम ये मान लेते हैं अनुक्रम एक्सएन नाम दे देते हैं कि अनुक्रम एक्सएन जो है वो एल को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसृत होता है। तो क्या होगा, अभिसृत होने का मतलब है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए,
ठीक है। तो अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि मॉड xn माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। अब ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, ठीक है। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिलेगा, एक n0 मिलेगा। तो हम ये एप्सिलॉन को फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। तो एप्सिलॉन अगर 1 मानेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, मॉड xn माइनस एल लेस देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट होता है मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b, ठीक है। इस प्रकार से ये रिजल्ट होता है आपका। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो हम इसको पहले लिखेंगे a की जगह xn और b की जगह क्या रखेंगे, l रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड xn माइनस मॉड l, ये होगा आपका लेस देन इक्वल टू मॉड xn माइनस l, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, मॉड xn माइनस मॉड l लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। हमें मॉड xn की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हम इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए xn की वैल्यू किसी फिक्स नंबर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इस मॉड l को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा मॉड l प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ये तो आपका तब रिलेशन हुआ जब n की वैल्यू n0 से बड़ी है, लेकिन क्या होगा जब वैल्यू n0 से छोटी हो सकता है उसमें अनबाउंडेड हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए तो हम ये मान लेते हैं, माना अनुक्रम के जो फर्स्ट टर्म है, अनुक्रम के प्रथम n0 पद, क्योंकि n0 के बाद में तो ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होता है, हम ये मान लेते हैं प्रथम n0 पदों तथा एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं मॉड l प्लस 1, यानी कि फर्स्ट n पद है उनमें मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं, k, तथा l प्लस 1 में जो आपका मैक्सिमम मान है, उच्चतम मान, वो क्या है, कैपिटल k है, ये हमने मान लिया। यानी कि हमने k को क्या माना, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1, ठीक है, मॉड x1 मॉड x2, इस प्रकार से मॉड xn0, इन पदों में जो सबसे मैक्सिमम पद है, और साथ के साथ एक नंबर इसमें और ऐड कर दिया मॉड l प्लस 1। तब क्या हो जाएगा, तब आपका मॉड xn जो है लेस देन इक्वल टू कैपिटल K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। क्योंकि n0 से बड़े मान के लिए तो ये मैक्सिमम था, लेकिन अगर कोई इनमें भी मैक्सिमम है तो वो हर एक n के लिए क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब आपका xn क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। xn एक क्या है, परिबद्ध अनुक्रम बाउंडेड सीक्वेंस है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसके सीमा बिंदु की बात करते हैं कि इसका जो सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो फिर से हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि मॉड xn माइनस है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इसका मतलब ये होता है कि एक्सिलॉन के xn के प्रत्येक एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन प्रतिवेश में, एप्सिलॉन प्रतिवेश क्या हो जाएगा xn का, xn माइनस एल से xn प्लस सॉरी ओके एल के प्रतिवेश में बोलते हैं, एल के प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम के कितने पद होंगे, इन्फानाइट एलिमेंट होंगे। अनुक्रम के अनंत पद एग्जिस्ट करते हैं, विद्यमान है। क्यों है अनंत पद, क्योंकि n0 के बाद के सारे पद इस अंतराल के अंदर स्थित है, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन में। इसका मतलब यही होता है कि xn बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओके। तो n0 के बाद के कितने नंबर है, अनंत मान है, तो हमारे पास इसके प्रत्येक प्रतिवेश में क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे, और यही आपके सीमा बिंदु की परिभाषा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि l जो है अनुक्रम xn का क्या है, लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है। क्लियर है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये केवल एक ही सीमा बिंदु होगा, इसके अलावा कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या मानेंगे कि यदि
संभव हो तो माना कि लेट इफ पॉसिबल एल डैश जो है वो एक्स एन का क्या है, एक अन्य सीमा बिंदु है, यानी कि एक नहीं दो सीमा बिंदु है, अन्य सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट है, जहां पर ये एल डैश किसके बराबर है, एल के बराबर है नहीं, हमें उल्टा मानना है, तो हमने मान लिया एल डैश जो है वो एल के बराबर नहीं है। तो एल डैश जो है वो एल के बराबर नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कोई ना कोई बड़ा होगा इसमें, तो एल डैश जो है वो ग्रेटर देन क्या है, एल है। तो तब हम एप्सिलॉन लेते हैं इस प्रकार से 1/3 एल डैश माइनस एल, क्योंकि एल डैश माइनस एल पॉजिटिव है, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तब आपका एल डैश माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एल डैश माइनस एप्सिलॉन ये हो जाएगा, एल डैश की जगह मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 1 2/3 एल डैश माइनस एल बाई 3। अब इसमें एल डैश की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, तो यहाँ से अगर हम एल डैश की वैल्यू निकालें तो 3 एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एल डैश माइनस एल, तो एल डैश हो जाएगा 3 एप्सिलॉन प्लस एल। ठीक है, तो एल डैश की जगह मैं रख देता हूँ 3 एप्सिलॉन प्लस एल माइनस एल अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन बचा, ये 2l/3 माइनस l/3, तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा l, तो l प्लस 2 एप्सिलॉन हो गया, और ये ग्रेटर देन होगा l प्लस एप्सिलॉन से। तो हमारे पास ये आ गया कि l डैश माइनस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन हो गया l प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि हम ऐसा एक नेबरहुड चाहते हैं जिसमें क्या हो, वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बाहर स्थित हो, तो ये हमने मान लिया। तो नाउ n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि जो हमारी परिभाषा है लिमिट की, कि आपका xn बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। अब इसका मतलब है कि xn जो है उस l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, कितने मानों के लिए होगा, परिमित मानों के लिए, 1 से लेके n0 तक की जो वैल्यू होंगी उसी में से किसी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये केवल कुछ फाइनाइट पॉइंट्स के लिए ही होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n के कितने मानों के लिए, परिमित मानों के लिए, फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब xn जो है वो बिलोंग करेगा l डैश माइनस एप्सिलॉन से l डैश प्लस एप्सिलॉन। कैसे, क्योंकि l डैश माइनस एप्सिलॉन जो है वो क्या है, l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो l प्लस एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू कितने मानों के लिए, परिमित मानों के लिए, तो ये आपके केवल कितने मानों के लिए होगी, परिमित मानों के लिए, n के परिमित मानों के लिए। तो हमने एक ऐसा प्रतिवेश ढूंढ लिया एल डैश का कि उसके प्रतिवेश में केवल कितने पद हैं, फाइनाइट पद है, लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या होता है, प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश में क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट पद होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एल डैश जो है वो इस सीक्वेंस xn का लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट तो है क्योंकि हमने माना है। तो ये क्या उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। तो अतः एल जो है, एल डैश ग्रेटर देन एल जो हमने माना, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसी प्रकार सेम तरीके से एल डैश लेस देन एल भी संभव नहीं है, दोनों ही संभव नहीं है। इसका मतलब अतः L इज इक्वल टू एल डैश, और L इक्वल टू एल डैश का मतलब हो गया कि जो अनुक्रम है आपका xn का जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक होगा, सीमा बिंदु अद्वितीय है। ओके, तो ये आपका आवश्यक प्रतिबंध प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी प्रूफ है। बात करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध की, तो हम इस बार जो है उल्टा मान लेंगे पर्याप्त प्रतिबंध में। तो पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि माना xn जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध
अनुक्रम है तथा xn का एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, एक अद्वितीय सीमा बिंदु है, और उस सीमा बिंदु को हमने मान लिया L। ठीक है, तो L इसका क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट। तो हमें ये सिद्ध करना है कि xn जो है वो L को कन्वर्ज करेगा। तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो सीक्वेंस है xn वो L को कन्वर्ज करेगा, अभिसरित होता है। ठीक है, और प्रूफ कैसे करेंगे हम, विरोधाभास से। तो इसे हम किससे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास के लिए हम क्या मान लेंगे कि यह एल को अभिसरित नहीं करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि जो आपका सीक्वेंस है xn वो L को कन्वर्ज नहीं करता है, अभिसरित नहीं होता है। तो अगर ये L को कन्वर्ज नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा आपको। तो अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए L का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, L के एप्सिलॉन प्रतिवेश L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के बाहर के जो पद होंगे, बाहर कितने पद होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, अनुक्रम के अनंत पद होंगे। क्योंकि अगर अभिसरित होता है ये, ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, अनंत पद विद्यमान है, विद्यमान है। तो अगर आपका L जो है लिमिट होता है, यानी कि सीक्वेंस xn L को अभिसरित करता है, तो उसके एप्सिलॉन प्रतिवेश में क्या हो जाते हैं, अनुक्रम के लगभग सारे पद आते हैं। बाहर कितने पद होते हैं, केवल परिमित संख्या में पद होते हैं। लेकिन अगर अभिसरित नहीं करता है, इसका मतलब वो कितने पद होंगे, अपरिमित, इनफाइनाइट टर्म्स उसके क्या होंगे, इंटरवल के बाहर होंगे। तो इन सभी पदों का जो समुच्चय है उसको कोई नाम दे देते हैं। तो मान लेता हूँ, माना S जो है xn के उन सभी पदों का समुच्चय है, उन सभी पदों का समुच्चय है जो कि इस इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो सेट हो जाएगा, इस इंटरवल के बाहर जितने भी पद हैं अनुक्रम के, उन सभी का एक समुच्चय बना लेंगे और उसको नाम दे देंगे हम S। तो हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि चूंकि xn जो है एक बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है, और S में अवयव कहाँ से आ रहे हैं, इसी xn से आ रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अतः S भी एक बाउंडेड सेट होगा, परिबद्ध समुच्चय है। ठीक है, तो S क्या हो गया, परिबद्ध समुच्चय आ गया। अब बात करते हैं कि अगर आपका S फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। मोस्टली बुक्स में ये जो कुछ डिटेल्स है वो स्किप कर रखी है और प्रूफ को बहुत ही छोटा दे रखा है, लेकिन हम डिटेल में प्रूफ करेंगे एक एक लॉजिक को समझते हुए। तो S जो है फाइनाइट सेट हो सकता है और इनफाइनाइट भी। तो उसके एक अकॉर्डिंग दो स्थितियाँ प्राप्त होती है। अब निम्न दो स्थितियों पर गौर करते हैं, स्थितियों पर विचार करते हैं। कौन सी दो स्थिति है, फर्स्ट केस है कि S क्या है, फाइनाइट सेट है, S परिमित समुच्चय है। तो अगर S परिमित समुच्चय है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो बार बार आ रहा है, क्योंकि अनुक्रम के पद कितने हैं, अनंत है, और इनका जो समुच्चय है वो क्या है, परिमित है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तभी टर्म्स कितने बन गए आपके, इनफाइनाइट बन गए। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो यह स्थिति तब प्राप्त होती है, यह स्थिति केवल तब ही संभव है, कब संभव है, जब अनुक्रम का कोई
पद, जैसे मान लिया अल्फा अनंत बार रिपीट होता है, अनंत बार क्या होता है, रिपीट, यानी कि पुनरावृत्त होता है, रिपीट होता है। तो इस स्थिति में अल्फा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, क्योंकि अल्फा का कोई भी प्रतिवेश लोगे उसमें कितने पद होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। तो अतः अल्फा जो है एक्स एन का क्या हो जाएगा, या फिर हम एक्स एन की बात नहीं कर रहे, इस एस का सीमा बिंदु होगा, एस का क्या होगा, एस का नहीं, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, क्योंकि अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं अल्फा के प्रतिवेश में, तो अतः अल्फा जो है इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु है। अब ये एल के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका अल्फा किसके बाहर है, उस इंटरवल के बाहर है, क्योंकि अल्फा जो है एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बाहर स्थित अवयव है, इस इंटरवल के बाहर है। तो इस इंटरवल के बाहर है, इसका मतलब कभी भी ये एल जो है वो अल्फा के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर हम अल्फा को पहले लिख सकते हैं, तो अल्फा नॉट इक्वल टू एल। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया, एक दूसरा सीमा बिंदु हो गया, लेकिन हमने पहले मान रखा है कि इसका केवल एक ही सीमा बिंदु होगा, एक से ज़्यादा सीमा बिंदु नहीं होंगे। तो चूंकि अल्फा जो है एक्स एन का सीमा बिंदु है तथा अल्फा जो है वो एल के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, विरोधाभास है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इम्प्लीकेशन करके लिखते हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास, क्योंकि एल क्या है, एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि एस परिमित है तब तो सीमा बिंदु, ये हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो गया, लेकिन एस इन्फानाइट भी तो हो सकता है। तो सेकंड केस है कि एस क्या है, आपका इन्फानाइट सेट है। तो सेकंड केस है एस एक अपरिमित या असीमित समुच्चय है। क्लियर है। तो ये तो यहाँ पर सीधी बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम लगा देंगे हम। तो इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में एस बाउंडेड पहले से दे रखा है, अपरिमित ये हो गया, तो एस एक परिबद्ध अपरिमित समुच्चय या अपरिमित परिबद्ध समुच्चय लिख लेते हैं। अपरिमित क्या है, परिबद्ध समुच्चय है। तो परिबद्ध समुच्चय है, तो हम सीधा बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम लगा सकते हैं। अतः बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रमेय से एस का एक सीमा बिंदु विद्यमान होगा, सीमा बिंदु, और उसको नाम दे दिया एल डैश, एल डैश एग्जिस्ट करेगा। तो सीमा बिंदु विद्यमान होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि एल डैश जो है इस इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बाहर जितने पद है, बाहर विद्यमान पदों के अनुक्रम का क्या है, सीमा बिंदु है, अनुक्रम का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर एल डैश के जो प्रतिवेश है उसमें क्या होंगे, अनुक्रम के अनंत पद आ रहे हैं, और किससे अनुक्रम के आ रहे हैं, एक्स एन के ही पद आ रहे हैं। इसका मतलब एल डैश जो है वो किसका लिमिट पॉइंट होगा, एक्स एन का एक लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है। और ये हमारा हो गया। अब वापस से वही चीज़ सिद्ध करनी है कि एल एल डैश के बराबर नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि चूंकि एस के जो सभी पद है वो किसके बाहर स्थित है, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित है तो एल जो है वो एल डैश के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो बाहर स्थित अवयव हैं, इस तरफ है, इस तरफ है, उसका सीमा बिंदु ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है,
एल माइनस एप्सिलॉन हो सकता है या फिर एल प्लस एप्सिलॉन हो सकता है। कभी भी एल के बराबर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सीमा बिंदु की डेफिनेशन ये होती है कि या तो अवयव इसका होगा, पदों में से कोई होगा, और अगर पद नहीं है तो ये बाउंड्री पॉइंट ही होता है, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। तो एल जो है एल डैश के बराबर नहीं होगा, जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि एल एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, अद्वितीय सीमा बिंदु है। तो हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ। दोनों स्थितियों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार जो सीक्वेंस है आपका एक्स एन वो कन्वर्ज करेगा किसको, एल को अभिसरित होता है। और एल को अभिसरित होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो लिमिट है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार से आपकी ये थ्योरम जो है वो क्या होती है, प्रूफ होती है। थोड़ी सी आपकी ये लेंदी थ्योरम है, लेकिन इसको हमने स्टेप बाय स्टेप और लॉजिक के साथ इसको प्रूफ किया है, तो आपको ये आना चाहिए। अब इसी थ्योरम के कुछ पार्ट्स जो हैं आपके थ्योरम के रूप में आ सकते हैं कि अगर आपका सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करता है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स एन क्या होगा, परिबद्ध समुच्चय होगा। यानी कि थ्योरम ये है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो सेम यही लॉजिक हम यूज करते हुए उसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हम थ्योरम के रूप में लिख देते हैं, और मैं बस इसको कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे, क्योंकि एग्जाम में सेपरेट थ्योरम्स के रूप में भी ये पूछी जाती है। तो थ्योरम क्या है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, बाउंडेड होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है, परिबद्ध होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यही सेम चीज़ जो हमने ऊपर लिखी है उसको हम कट कॉपी पेस्ट नीचे कर लेंगे। तो ये वाला जो है हमारा आवश्यक प्रतिबंध, इसको हम कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, बस ये लिख दिया यहाँ पर, माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है जो कि एल को अभिसरित होता है। तो अभिसरित होता है तो इसकी ये परिभाषा हो जाएगी, हर एक एप्सिलॉन के लिए तो हम एप्सिलॉन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो सेम टू सेम प्रूफ है जो हमने पहले किया था, तो इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थ्योरम होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज के लिए, वो ये होती है कि उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो थ्योरम ये है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा है वो क्या होती है, यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। यानी कि कभी भी 2 लिमिट आपको नहीं मिलेगी। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ का आइडिया भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक्स एन जो है क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीमा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। हमें इसकी जो लिमिट है वो क्या दिखानी है, केवल एक ही लिमिट होती है, एक से ज़्यादा लिमिट नहीं होती है। तो हम मान लेते हैं कि 2 अलग अलग सीमाएं हैं। तो यदि संभव हो तो माना कि एक्स एन की 2 अलग अलग लिमिट है, कि 2 भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। भिन्न भिन्न सीमाएं कौन कौन सी है, एल तथा एल डैश है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि माना, या फिर यहाँ मान तो लिए ही हमने कि अलग अलग है, इसका मतलब एल जो है वो एल डैश के बराबर नहीं है। और रियल एनालिसिस में जब भी 2 एलिमेंट बराबर नहीं होते हैं, 2 बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या मिलेगा, ये लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। ये होती है परिभाषा जब 2 नंबर बराबर होते हैं। और 2 नंबर बराबर नहीं होते, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि ये क्या हो, ग्रेटर देन हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एल और एल डैश बराबर नहीं है, इसका मतलब कि
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अतः k ग्रेटर देन 0, कोई नंबर k इस प्रकार विद्यमान होगा कि इस प्रकार विद्यमान होगा कि मॉड एल माइनस एल डैश जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन के बराबर हो जाएगा। इसको हम रिजल्ट नंबर मान लेते हैं 2। अब लिमिट की डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो चूंकि लिमिट एक्स एन जो है वो किसके बराबर है, एल के बराबर, अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए किसी एप्सिलॉन, तो किसी एप्सिलॉन को किसी नहीं मानकर हम क्या मान लेते हैं, k/2, क्योंकि k पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन को पॉजिटिव मानना है हमें, तो k/2 हम कर सकते हैं। तो k/2 ग्रेटर देन 0 के लिए कोई नंबर मिलेगा, मान लेते हैं उसको n1 मिलेगा, n1 बिलोंग्स टू n। इस प्रकार होगा कि वही कंडीशन xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि k/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन, नंबर क्या है आपका n1, इसको मान लिया रिजल्ट नंबर 2। सेम चीज़ हम करेंगे एल डैश के लिए। तो चूंकि लिमिट xn ये भी किसके बराबर है, एल डैश के भी तो बराबर है, क्योंकि लिमिट अलग अलग है तो एल डैश के बराबर होगी। तो वही सेम चीज़ कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो हम इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अब ये लिमिट एल डैश है तो हम यहाँ पर नंबर भी चेंज कर देते हैं। हम मान लेते हैं नंबर क्या मिलेगा आपको, n2 मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब इनका हम यूज़ करेंगे विरोधाभास उत्पन्न करने के लिए। किस प्रकार से करेंगे, तो पहले तो ये जो दोनों नंबर है n1 और n2, ये वाला रिलेशन कब सही होता है, जब n ग्रेटर देन n1 हो, और ये वाला रिलेशन कब सही होता है, जब n ग्रेटर देन n2 हो। तो हमें दोनों को यूज़ करना है तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर n1 और n2 में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको n0 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। तो तब आपका क्या क्या मिलेगा, तब मॉड xn माइनस एल लेस देन k/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, तथा इसको मैं 4 मान लेता हूँ। और सेम चीज़ आपको एल डैश के लिए मिलेगी, लेस देन k/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, इसको मान लेते हैं 5। ये कैसे हुआ, तो इसको अगर आपको देखना है तो जैसे मान लो आपका ये n1 नंबर है और ये n2 नंबर है, ठीक है। इस केस में आपका n1 छोटा है और n2 बड़ा है, तो n0 क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो रिजल्ट n1 से बड़े मानों के लिए सिद्ध हो रहा था वो n0 से बड़े मानों के लिए भी सिद्ध होगा, यानी कि इन सभी मानों के लिए सिद्ध होगा। और जो n2 से बड़ा था वो तो सारे के सारे सिद्ध हो ही रहे हैं। तो अगर हम n1 और n2 में मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो दोनों ही रिजल्ट आपके बिल्कुल ट्रू रहेंगे n ग्रेटर देन उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए। क्लियर है। तो अब हम यूज़ करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे ये डिफरेंस जो हमने शुरू में माना है l माइनस एल डैश, और सिद्ध करेंगे कि ये ग्रेटर देन k नहीं होगा। तो नाउ मॉड l माइनस एल डैश, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड xn को ऐड कर दूंगा और xn को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से मिल जाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर माइनस xn है प्लस xn है, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का l और माइनस एल डैश। तो मैंने इसमें क्या किया, xn को ऐड किया और xn को माइनस कर दिया। क्यों किया, ताकि मैं इन दोनों को यहाँ पर यूज कर सकूँ। अब मैं इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का यूज़ करता हूँ, तो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे मोड। क्लियर है। ये आपका लेस देन क्या है, k/2, और ये लेस देन क्या है, k/2 फॉर ऑल n0, n ग्रेटर देन n0 के लिए, और ये लेस देन क्या हो गया, k। तो l माइनस एल डैश इज लेस देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। लेकिन फर्स्ट क्या दे रहा था, फर्स्ट ये बोल रहा था कि प्रत्येक n के लिए कुछ भी हो n पर डिपेंडेंट ही नहीं है, हर केस में ये आपका ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डिफरेंस लेस देन के आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, वन का विरोधाभास है। अतः एल नॉट इक्वल टू एल डैश क्या है, गलत है, असत्य है। तो असत्य है तो सत्य क्या होगा, एल इक्वल टू एल डैश।
और L इक्वल टू एल डैश का मतलब ये हो गया कि एक्स एन की जो लिमिट है, सीमा, वो क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑल राइट, तो ये यहाँ पर आपका इन्फोग्राफ भी बन गया है। लिमिट की अद्वितीयता, यूनिकनेस, एक अनुक्रम है तो उसकी एक ही मंजिल होगी, एक से ज़्यादा मंजिल नहीं होगी। ठीक है, तो पटरी का यानी कि जो ट्रेन है ऐसे नहीं करेगी कि इस स्टेशन पे भी ट्रेन आ रही है, इस स्टेशन पे भी ट्रेन आ रही है और ये इस पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो आपका हमेशा ये दो अलग अलग सीमाओं L1 और L2 पर जाना इसका नामुमकिन है। अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो उसकी जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वो केवल एक ही टर्मिनल पर जाके रुकेगी और यही इसकी क्या हो जाएगी, अंतिम मंजिल हो जाएगी। तो हमारी जो लिमिट होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। किसके लिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। क्लियर है, तो आज की ये क्लास इतनी ही थी। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। पहली बात तो कि हमारा जो अनुक्रम है उसका हमने क्लासिफिकेशन करना सीखा तीन अलग अलग भागों में। एक आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस और एक आपका दोलनी सीक्वेंस। तो इनको हमने रेलगाड़ी की सहायता से लिखा कि अगर एक ही मंजिल होती है रेलगाड़ी की तो वो आपका अभिसारी कहलाता है, और अगर रेलगाड़ी की मंजिल जो है वो कहीं नहीं होती है, रेलगाड़ी हमेशा चलती रहती है एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में, या तो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर या पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, तो वह आपकी क्या कहलाती है, अपसारी कहलाती है। और अगर आपका सीक्वेंस इधर उधर चलता रहता है, कोई फिक्स उसकी रुकने की जगह नहीं है, ठीक है, और दिशा भी नहीं है, जगह भी नहीं है और दिशा भी नहीं है, तब आपका क्या कहलाता है, ओसिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है, दोलनी अनुक्रम कहलाता है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन देखी कि सीक्वेंस आपका जो है वो कन्वर्जेंट कब होता है, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो क्या होती है, एक तो अनुक्रम आपका क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। अगर अनुक्रम परिबद्ध है तो फिर उसकी क्या होनी चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, अद्वितीय सीमा बिंदु होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है आपके, तब आपका क्या कहलाता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है। यानी कि बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, अगर ये दोनों ही चीज़ें हो जाती है तो आपका सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो गई, या तो एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो गए, तब आपका वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, और अगर अनबाउंडेड हो गया तो भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके साथ साथ अलग अलग थ्योरम ये पढ़ी कि अगर आपका सीक्वेंस क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो वो 100% क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके लिए ये अलग से एडिशनल कंडीशन चाहिए। साथ के साथ अगर आपका कन्वर्जेंट है तो उसका एक ही लिमिट होगी, एक ही डेस्टिनेशन होगी, यूनिक लिमिट। ये जो चीज़ें हैं वो आज हमने आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है अगर वो मोनोटोनिक हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, तो एक ही दिशा में जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर हम बाउंड्री लगा दे, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट। और अगर सीक्वेंस घट रहा है तो नीचे की तरफ बाउंड्री अगर है, यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ऊपर की ओर परिबद्ध और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नीचे की ओर परिबद्ध, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है, अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है इसको बोलते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसकी सहायता से हम प्रूफ करेंगे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। तो ये तरीके से कन्वर्जेंस टेस्ट की तरह काम करता है। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट है, कोई स्टेप या प्रूफ स्टेप या कुछ ऐसा है जो मैंने गलत लिख दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फीडबैक दे अपना कि क्लास कैसी लगी, और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।